वेलकम क्लास 12th। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। अगर इसमें टाइम बचता है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के भी क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि टाइम बचेगा, क्या कि क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज का 2.5, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर रेजिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफराड। कैपेसिटी इसकी 8 पिकोफराड दी जा रही है, अच्छी बात है जी। What will be the capacitance if the distance between plates is reduced by half and the space in between them is filled with the substance of dielectric constant 6। ठीक, पहले तो ये इसकी कैपेसिटी है, ओके, यानी C होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो इसकी कैपेसिटी अच्छा C1 कह लेते हैं, ठीक है ना। C1 एप्सिलॉन नॉट A/D है। अब C2 जब हम इसके डिस्टेंस को हाफ कर दे रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दे रहे हैं, ओके। सिचुएशन पहला ये है कि ये 8 पिकोफराड है, जब उसके बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। अब उसमें क्या कर रहा है कि उनके बीच प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दे रहे हैं और उनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दे रहे हैं। कौन सा? डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन? क्या? K। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट AK/D हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट A/D C1 है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर ले, C1 कर ले, तो 2C1K, तो C2 की वैल्यू 2C1, C1 का मतलब 8 पिकोफराड, K का मतलब 6, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, तो 96 पिकोफराड है ना। 12 8 जा 96, यस, 12 8 जा 96, 96 पिकोफराड क्या होगी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो बात हो गई, एक बोर्ड में लगाने का प्रश्न होगा, ठीक है। अगर यदि इसको मुँह ज़बानी लगाना होता तो क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का तो 6 टाइम्स से इंक्रीज़ कर जाएगा, सीधी सी बात, और डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटी डबल हो जाएगा, तो 6 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 12 टाइम्स हो जाएगा, तब 12 8 जा 96, सीधे हम लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, बिना इसको सॉल्व किए हम लोग क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। चूँकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका 6 है तो 6 टाइम्स से इंक्रीज़ करेगा, डिस्टेंस को हाफ करेंगे कैपेसिटी डबल हो जाएगी, तो एक तरफ से 6 टाइम्स, एक तरफ से 2 टाइम्स, तो 6 2 जा 12 टाइम्स, 12 टाइम्स को जब उसके कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली 96 हो जाएगा। देखिए, कंपटीशन में देखने का कोई अलग से कुछ खास तरीका नहीं होता है ना। 2.6 समझे ना, कोई खास तरीका होता नहीं। तो अच्छा, ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है, एक्सरसाइज 2.5 यहाँ से कुछ कट रहा है आज के फोकस के हिसाब से। चलिए, एक्सरसाइज 2.5 है ना, तो ओके, हाँ, ऐसे में हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अलग से कुछ तरीका नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, बाकी आपका टोटल जो होता है वो विजडम की बात होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को लगाने का, न्यूमेरिकल्स को लगाने का, उसी दौरान आपका टेक्निक डेवलप करता है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं, कोई शॉर्टकट फार्मूला है। कुछ रिलेशन है जिनको हम लोग ध्यान रख सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे भी धीरे धीरे। अच्छा, अब देखें हम लोग 2.6, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 9 पिकोफराड के 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी 9 पिकोफराड है और कैपेसिटर कितने हैं? 3। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो इसका तो कहानी ये होता है ना जी, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 1/C तीनों के लिए लिख रहे हैं, काहे कि तीनों की कैपेसिटी
सेम है 3/c। तो c डैश की वैल्यू c/3 होगी, यानी 9/3, यानी कि 3 पिकोफराड होगा। ये 3 पिकोफराड होगा कॉम्बिनेशन की, ठीक है। अब इसका बी पार्ट क्या कहता है, डिटरमाइन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैपेसिटी तीनों की सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब 120 है तो 40-40-40 करके सिंपल 40-40-40 करके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। 40-40 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको समझने के लिए है ना चार्ज को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल चार्ज निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल चार्ज निकाल करके आप V1 V2 V3 निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाएगा, लगाएंगे भी तो यही, लेकिन सीधा सा तरीका है कैपेसिटी सेम होगा तो ऐसे सिचुएशन में है ना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट आप एक लाइन में लिख भी सकते हैं। चलिए इसको दो तरीका से देखते हैं। सिंस कैपेसिटी इज सेम सो each capacitor will have 120/3 equal to 40 volt across it। इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की अगर आपको इच्छा बन रही हो तो तो क्या कीजिए कि आप Q निकाल दीजिए। तो Q इक्वल टू C भी हो जाएगा, C डैश भी। तो C डैश का मतलब हो जाएगा आपका 3 पिकोफराड, है ना, 3 पिकोफराड। और वोल्ट 120 हो जाएगा। तो आपका बात है 360 पिकोफराड 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है। इसको आप 36 × 10⁻11 कूलम लिख सकते हैं Q, ठीक है। ये Q और ये Q सेम होगा। अब इसी को हम लोग लेकर के क्या करेंगे, कोई एक कैपेसिटर लीजिए। तो कोई एक कैपेसिटर लीजिएगा तो C इक्वल टू Q/V होता है, V1 होगा। C1 की बात कर रहे हैं, है ना, V1 होगा। तो V1 की वैल्यू Q/C1 होगा। तो आप क्या करें, Q की वैल्यू 360 360 × 10⁻12 भी रहने दो, अपॉन C1 की वैल्यू कितना कह रहा है 9 पिकोफराड 10⁻12, ठीक है। 10⁻12 चल जाएगा 9 × 36 40 वोल्ट। तो ऐसे भी हम लोग कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। बाकी हम क्या कर सकते हैं, सीधे भी लिख देंगे, ठीक है। बोर्ड में चलेगा, CBSE में तो चलेगा ही चलेगा। CBSE कोई स्टूडेंट है तो इसको आराम से लिखिए, वो एडमिशेबल है। अगर कोई बोर्ड के स्टूडेंट है तो ऐसा कर दें, कहे कि बोर्ड में जो वैल्यूअर होते हैं थोड़ा गड़बड़ है। चलिए अब 2.7 देखते हैं। 2.7 में करा 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 2 पिकोफराड 3 पिकोफराड 4 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर है, 2 3 और 4 पिकोफराड की, ठीक है जी, कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, तो ए नंबर टोटल कैपेसिटेंस इसमें C की वैल्यू C1 + C2 + C3 होगा। 4 3 7 2 9 पिकोफराड हो गया, ठीक। अब बात कर रहा है किसकी है, बी पार्ट। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है सीरीज में, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सब में सेम वोल्टेज होगा। तो कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा, तो ऐसे में Q1 की बात करते हैं तो C1 भी, ठीक है, C1 भी। तो C1 2 इंटू वोल्टेज 100, तो आपका ऐसा लीजिए 2 × 10⁻⁻12 अब 100 का मतलब 10⁻2, तो 2 × 10⁻2 कूलम। इसी तरह से निकालेंगे तो Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻2 कूलम, और Q3 निकालेंगे तो 4 × 10⁻2 नहीं -10
-10 -10 कूलम, ये कहानी क्या होगी, आएगी। ठीक है जी, ओके। अब जरा सा 2.8 देख लेते हैं, एक्सरसाइज का 2.8 भी देख लेते हैं। 2.8 कह रहा है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया इतना। एरिया ऑफ द प्लेट प्रोवाइडेड है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। डी की वैल्यू 3 मिलीमीटर यानी 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी निकालना है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 व्हाट इज द चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, चाहिए भी देख लीजिए। तो क्या होगा, एरिया दे दिया है, ये दे दिया है, तो होता कितना है, तो होता है कैपेसिटी C = ε0 अपॉन कितना D, ε0 8.854 × 10⁻⁻12। ये हो गया, एरिया प्रोवाइडेड है 6 × 10⁻³ और डिस्टेंस प्रोवाइडेड है 3 × 10⁻³ इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, ये सब काम हम नहीं कर रहे, है ना, इतना कैलकुलेशन तो आपके प्रैक्टिस का रहना चाहिए। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.9। Explain what would happen if in the capacitor given in the exercise 2.a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant C were inserted between the plates। चलिए इसको डिस्कशन करेंगे, इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा उसके बाद की बात है। 2.8 से रिलेटेड है 2.9। while the voltage supply remain connected, माइका शीट को डालते हैं तो C डैश की वैल्यू KC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, K टाइम से बढ़ जाएगा, जितना भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें K मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने 6C हो जाएगा। ओके, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट वाइल द वोल्टेज ए नंबर का जवाब होगा ये। ठीक है, ए नंबर का इंसर्टेड बिटवीन व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। जब वोल्टेज सप्लाई मैंने बैटरी कनेक्टेड, आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। सप्लाई अगर डिसकनेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इन द कैपेसिटर एक्सरसाइज सीट माइका सीट वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स while the voltage supply remain connected, what would happen। हाँ, कैपेसिटी इसकी 6 हो जाएगी। और अब बात को समझिए, है ना, अब बात को समझिए। वोल्टेज सप्लाई जैसे कि आपका सेल है ये, है ना, सेल है ये, और कैपेसिटर आपका लगा रह गया। ठीक है, आपने डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डाल दिया, कैपेसिटी 6 होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कैपेसिटी इसकी 6 बढ़ जाएगी, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल कनेक्टेड है अभी। ठीक है, कनेक्टेड है। अब आपने उसको क्या किया, इसके अंदर डायरेक्ट 6 हो जाएगा, तो 6 हो, कैपेसिटी इसकी 6 से बढ़ जाएगी, है ना, और 6 से बढ़ जाएगी। और कहानी क्या होगा कि चूंकि कैपेसिटी 6 हो जाएगा, और इन जनरल सी की वैल्यू, कैपेसिटी की वैल्यू क्या होता है, Q/V, V रिमेन्स कांस्टेंट, कैपेसिटी इंक्रीजेस, तो Q=CV होता है, Q=CV। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रह गया, सेल कनेक्टेड है, वोल्टेज कांस्टेंट रह गया, तो कैपेसिटी आपकी क्या हो रही है, कैपेसिटी 6 टाइम्स बढ़ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज Q डैश कह लीजिए इसको, Q डैश प्रोपोर्शनल टू C डैश हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज Q डैश जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो 6 टाइम्स। अगर इस सिचुएशन में जो फर्स्ट इनिशियल सिचुएशन है उसमें अगर Q की वैल्यू C भी है, तो अगर ये चीज़ 6 टाइम से बढ़ेगा तो Q भी क्या होगा, 6 टाइम से बढ़ेगा। यही वो इसी चीज़ को करें, Q डैश प्रोपोर्शनल टू C डैश। इसका मतलब कि Q डैश जो हो जाएगा 6Q हो जाएगा। कहानी का मतलब ये होगा कि चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 6 टाइम बढ़ जाएगा।
क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि सेल क्या है, कनेक्टेड है। सेल कनेक्टेड है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं। कौन नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। और वोल्टेज नहीं बढ़ा तो कैपेसिटी बढ़ने का एक ही कारण हो सकता है कि जब चार्ज हमारा बढ़ जाए, स्टोर चार्ज हमारा बढ़ जाए। तो स्टोर चार्ज हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको किसको डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 है। तो Q डैश हो जाएगा 6Q। अब मेरे को ये चीज़ दिख नहीं रहा है ना, Q डैश 6Q हो जाएगा। अब बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अगर आपने जिस चीज़ से चार्ज किया था अब उसको हटा देते, कैपेसिटर तो है ठीक है, लेकिन सेल को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, सेल को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, C डैश तो 6C होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, KC होगा, यानी 6C होगा, 6C होगा। लेकिन अब कहानी क्या होगी कि अब वोल्टेज कांस्टेंट, चार्ज, अब चार्ज का सोर्स खत्म, चार्ज का सोर्स खत्म, मतलब Q कांस्टेंट, Q कांस्टेंट रहेगा। तो Q अगर कांस्टेंट रह गया, Q अगर आपका कांस्टेंट रह गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, Q कांस्टेंट, तो C डैश इक्वल टू Q बाई V होगा ना, Q बाई V होता है ना, है ना, Q बाई V होता है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, Q तो कांस्टेंट रह जाएगा, हाँ ओके, यानी V डैश नया वोल्टेज V डैश इक्वल टू Q बाई C डैश, ठीक है जी, V डैश इक्वल टू Q बाई C डैश। अब कहानी क्या होती है कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है और C डैश 6 टाइम्स बढ़ जाएगा C से, तो V डैश प्रोपोर्शनल टू 1/C डैश इम्प्लाइज कि V डैश बिकम्स 1/6 टाइम्स ऑफ V, V डैश जो है 1/6 टाइम्स ऑफ V हो जाएगा, है ना, 1/K टाइम्स वोल्टेज रिड्यूस कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 120 वोल्ट है तो वो गिर करके 20 वोल्ट हो जाएगा, अगर यदि उसके अंदर डायरेक्टिव कांस्टेंट आपने डाला, अगर सेल को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो। दो सिचुएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये और कॉन्सेप्ट के लायक है। अगर यदि आप कनेक्टेड रखे रहे तो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो चेंज नहीं आएगा, चूँकि वोल्टेज को मेंटेन करेगा कौन, सेल इसके वोल्टेज को मेंटेन किए हुए रहेगा, और सेल वोल्टेज को मेंटेन किए हुए रहेगा तो वोल्टेज गिरेगा नहीं, और वोल्टेज गिरेगा नहीं इसका मतलब चार्ज वो लेता जाएगा, कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, चार्ज वो लेता चला जाएगा और 6 टाइम्स स्टोर चार्ज 6 टाइम्स हो जाएगा। जबकि आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो अब सोर्स ऑफ द चार्ज तो रहेगा नहीं। जब सोर्स ऑफ द चार्ज नहीं रहेगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप जैसे ही डायरेक्टिक को डालेंगे तो उस समय में क्या होगा कि चार्ज तो ले नहीं पाएगा, तो C की वैल्यू Q बाई V होती है, तो आपका Q तो कांस्टेंट रह जाएगा, कैपेसिटी 6 टाइम्स होने का मतलब वोल्टेज 1/6 टाइम्स क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ये बात होगी इस कहानी में, ठीक है जी। चलिए अब जरा इसको हम हटा ले, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.10 कहता है कि ये 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है भैया, है ना, एनर्जी से रिलेटेड, ओके। 2.10 ठीक है, 2.10 कैमरा में नहीं आ रहा, 2.10 ठीक है। चलिए, कह रहा है कैपेसिटी इसकी 12 पिकोफैराड है और कनेक्टेड है 50 वोल्ट बैटरी से, 50 वोल्ट बैटरी से। तो कितनी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन, कुछ नहीं है इसमें। U की वैल्यू 12CV² रखिए, निपटा दीजिए, रखिए और निपटा दीजिए। C की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए 1/2। C की वैल्यू आपके 12 × 10⁻⁻12 और V की वैल्यू 50 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन,
A 600 picofarad capacitor is charged with 200 voltage supply. कैपेसिटी इसकी 600 picofarad की है और चार्ज किया जा रहा है इसको 200 वोल्टेज सप्लाई के साथ. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad. एक इससे फिर दूसरे से कनेक्ट कर दे रहा है. ठीक है. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ये क्वेश्चन लगा दिए हैं एग्जाम्पल में. ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये हम लोग लगा चुके हैं. और ये एग्जाम्पल कौन सा था, एग्जाम्पल का नाम भी मैं देता हूँ. ये एग्जाम्पल 2.10, एग्जाम्पल 2.10 एक्सरसाइज में 2.10, एग्जाम्पल का 2.11 ये सेम था. इसको पिछले वीडियो में उठा करके देख लीजिए. बाकी इसमें वही होगा कि आप जैसे, चलिए जो लोग इसको वीडियो को देखते हैं थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर दूं. ठीक है. जब आप इसको ये करेंगे है ना, 200 वोल्ट से 600 पिकोफैराड है, इसको कनेक्ट करेंगे, इसमें चार्ज आएगा. ठीक है. जैसे आप इस सेल को हटा करके उस जगह पर फिर से दूसरा कैपेसिटर निकाल देंगे तो इस पर स्टोर चार्ज Q/2 और इस पर स्टोर चार्ज Q/2 हो जाएगा. ठीक है जी. और ऐसे सिचुएशन में है ना आपकी एनर्जी टोटल हाफ हो जाती है. ये कम्प्लीटली आप एग्जांपल 2.11 के 2.10 जो मैं बता चुका हूँ, ये बुक में भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्या करें, इसको लगा दें. ठीक है जी. चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन देखा जाए. चलिए तो अब जरा सा हम लोग, अब एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग जरा सा कॉम्पिटिटिव सेक्शन की चर्चा करें. कॉम्पिटिटिव सेक्शन की चर्चा करें. ठीक है. एक क्वेश्चन है इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम. पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, if potential at a point P having coordinate XY, potential at point P is given by V equals to AXY. ये इस रिलेशन से दिया जा रहा है. ठीक है. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इस रिलेशन से प्रोवाइडेड. ठीक. वेयर A is a constant, चलिए ये constant है, and R is the distance of the point P from the origin, then electric field at P is proportional to, electric field at P किस पर डिपेंड करेगा, और ऑप्शन में R कह रहा है पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ P कह रहा है. एक बात समझ लीजिए, R अगर पोजीशन ऑफ P है तो इसका मतलब R² जो होगा x² प्लस y² होगा, चूँकि R उसका पोजीशन रहा है, XY उसके कोऑर्डिनेट्स है. किसी भी XY प्लेन के अंदर अगर आप जाएंगे, जो लोग बच्चे नए हैं वो समझ लीजिए, मान लीजिए कोई पोजीशन पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y हैं, और ये R पोजीशन को बता रहा है, XY इसके कोऑर्डिनेट है, तो मतलब R² बराबर x² प्लस y² है. जो लोग जान रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हो तो जान लीजिए. ठीक है. तो अब जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो सेक्शन देखना चालू किए हैं, इसमें क्या होगा कि हम लोग, जो लोग पहले जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को क्या करेंगे, सीखेंगे कंपटीशन के लिहाज से. ठीक है. चलिए तो R² x² प्लस y² हो गया. अब जरा सा हम लोग आगे की तरफ बात को बढ़ाते हैं, और क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं कि E जो होता है वो dV/dr होता है. E = dV/dr होता है. माइनस लगता है, प्लस लगता है, वो अपने जगह की बात है, माइनस लगता है. तो अब यहाँ तो XY कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, और XY में इसको क्या किया है, पोटेंशियल दिया हुआ है. तो पहले तो EX निकालें तो ये dV/dx होगा. और एक बात मैं बता दूं, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, जब y को के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x, मैंने x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट पर दो कंपोनेंट होंगे. अब जरा सा मैं आपको
इस फिगर में एक्स वाई हटा देता हूँ, इस पॉइंट पर लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना, ऐसा है, इधर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, करेक्ट, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पी पॉइंट पर दो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो जरा से पहले मैं एक्स कंपोनेंट निकालता हूँ। भी दिया हुआ है ए एक्स वाई, तो ए और वाई दोनों कांस्टेंट निकल जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा, तो ए वाई हो जाएगा। उसी तरीके से जब ई वाई के लिए चलेंगे तो ये ए एक्स आ जाएगा, चूँकि डी वाई बाई डी एक्स बाई, है ना, ए एक्स आ जाएगा, ठीक है, ई एक्स और ई वाई। तो रिजल्टेंट ई कितना हो जाएगा? ई रिजल्टेंट जो होगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। चूँकि ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वेक्टर आर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो इसका आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये भी अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, जरा जाकर के वेक्टर देख लीजिए, मतलब एक क्या, ऐसे कंपोनेंट जो 90 डिग्री पर ब्रेक किए गए हों, ऐसे कंपोनेंट्स जो 90 डिग्री पर ब्रेक किए गए हों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो इसको समझिए। तो उसी तरीके से ये थोड़ी थोड़ी बीच में हम बात करें तो ई की वैल्यू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बीइंग कॉमन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर इजकल टू ये, तो इसके आर स्क्वायर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर। तो ई की वैल्यू ए आर, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन मैंने पहले लिखा नहीं था। ए ऑप्शन आर दिया था, बी ऑप्शन आर की पावर -1 दिया था, सी ऑप्शन आर की पावर -2 दिया हुआ था, डी ऑप्शन हमारा आर स्क्वायर दिया था। तो कहा था कि ई प्रोपोर्शनल किसके किसके होगा, तो यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल आर हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे बच्चे कि सर इतना लंबा कंपटीशन में लगाया जाएगा, नहीं, प्रैक्टिस में आप ऐसा ही करेंगे, प्रैक्टिस में आप ऐसा ही करेंगे। या अगर प्रैक्टिस से बात, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो क्या करते हैं लोग जिनको ये बात समझ में आती है, देख लिया कि v इक्वल टू ए एक्स वाई, ये पी एक्स वाई की बात है तो r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। r पोजीशन का रहा है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये सारी बात दिमाग में चल रही होती है। और e की वैल्यू डी वी बाई डी आर हो तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रफली वो क्या करेगा, क्या करेगा, ई एक्स निकालेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, देखेगा कि भाई ए वाई आने वाला है, रफ में ये वर्क होगा। ई वाई निकालेंगे, देखेगा ए एक्स हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर इतना 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 तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ऐसा ये करेगा, है ना। कोई भी जो प्रैक्टिस कर चुका हो जो बच्चा, है ना, यानी ई इक्वल टू ए आर हुआ, माने ई प्रोपोर्शनल टू आर हुआ, इतना ही काम करना पड़ता है। बाकी ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती है, बाकी सारी बातें दिमाग में चलती है, ये रफ वर्क थोड़ा सा इतना भर करना पड़ता है। और यही तरीका होता है किसी भी कंपटीशन को देखने का, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। कुछ सर्टेन क्वेश्चन के हो सकते हैं, बाकी किसी के नहीं होते हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलें। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V at any point having coordinate x, y, z all in meters in space is given by V equal to 4x square। इस क्वेश्चन में V की वैल्यू 4x स्क्वायर ले रहा है और स्पेस में लिया जा रहा है, मतलब 3D में है ये, है ना। कोई किसी भी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हो, ये समझाने के लिए हम बना रहे हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी कंपटीशन में, ठीक है। और कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, हाँ, तो फिर पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 102 इन वोल्ट मीटर इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के लिए जहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 0 और 2, माने x कोऑर्डिनेट 1 हो, y कोऑर्डिनेट 0 हो और z कोऑर्डिनेट 2, करेक्ट। तो ये जो v इक्वल टू 4x स्क्वायर का है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वोल्टेज का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट सिर्फ x डायरेक्शन में हो, x
एक्स कोऑर्डिनेट में आ रहा है। डिपेंडेंसी वोल्टेज की सिर्फ एक्स पर है, मतलब अगर वाई डिपेंडेंसी डायरेक्शन वोल्टेज के साथ डायरेक्शन हम जोड़ नहीं सकते, डायरेक्शन जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वोल्टेज का इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट सिर्फ एक्स के चेंज होने पर होगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सिंपल ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर इसमें वाई वगैरह कुछ लगा हुआ होता, कुछ और भी, तो होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी है। माने वाई चेंज होने पर भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यानी कि वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। करेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ सीधी सीधी बात ये आ रही है कि सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, न जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमसे मांगा गया है x = 1 पर, y को देखने की ज़रूरत नहीं है और z को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो E दैट इज EX, E होगा EX के बराबर, चूँकि x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो टोटल EX का होगा, है ना। वैसे तो E होना चाहिए था कितना, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस z कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट है नहीं। वोल्टेज हमको बता रहा है कि वोल्टेज की डिपेंडेंसी y कोऑर्डिनेट पर नहीं है, मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज होने पर वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनकी y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये तो हो जाएगा -dv/dx। चलिए x² का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा पता है, 2x। तो ये हो जाएगा आपका -8x होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैं डिपेंडिंग ऑन x इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा -8x होगा। अब जरा सा हम लोग x की वैल्यू वहाँ 1 डाल दें तो x = 1, तो -8 × 1 यानी -8 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम आप कह सकते हैं, इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन जरा मैं पढ़ दूँ, अब क्वेश्चन तो हम लोगों ने लगा लिया। पहला ऑप्शन 8 along नेगेटिव एक्सिस, 8 along पॉजिटिव एक्सिस, 16 along नेगेटिव एक्सिस along पॉजिटिव z। तो पहला ही ऑप्शन जो हमने पढ़ा था 8 along नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स के अलॉन्ग ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। y और z के तो पहले ही मैं बता दिया था, लेकिन -8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में होगा, x के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 हम लोग देखें। अगर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती हो तो इसको कमेंट में ज़रूर डालेंगे, है ना, हम उस कॉन्सेप्ट को ले लेंगे। क्योंकि हम कुछ बातों को ये मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आता है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो मैं खुद से उठा ले बताता हूँ, लेकिन नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके का है। अगला क्वेश्चन 3 जो है इसी तरीके का है। वोल्टेज प्रोवाइडेड है 5x² प्लस 10x -9 प्लस 10x -9 ये वोल्टेज प्रोवाइडेड है और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 1। सिंपल क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। x = 1 पर E की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो देखिए E = -dv/dx होता है, माइनस का 1 x² का 2x हो गया तो 10x हो गया, x का 1 हो गया तो 10 हो गया, ठीक है। अब E = x = 1 सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू 1 डाली तो -10 + 10 दैट इज -20 वोल्ट। तो क्या कह सकते हैं, -20 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो लिख सकते हैं आंसर में क्या, -20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 देख लें। क्वेश्चन 4 भी आपका क्या कहता है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द मैग्नीट्यूड EX E0 एंड डायरेक्शन along the x-axis exists if the electric potential V is 0 at x = 0, then its value at x = +x will be। देखो ये क्वेश्चन उल्टा करके है,
कह रहा है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ओके, और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेल, अच्छा है। और पोटेंशियल की बात की जा रही है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 है, तो एट एक्स इक्वल टू एक्स पर v की वैल्यू कितनी लिखी जाए, कितना लिखा जाए। ये जनरल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। जरा देखिए इसको, तो हम लोग लिखते हैं क्या, e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन में की बात हो रही है तो एक्स डायरेक्शन ही लिखेंगे। तो डी वी की वैल्यू क्या लिख पाएंगे, माइनस ई डी एक्स लिखेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, डी वी 0 टू वी माइनस ई तो ई नॉट है, कांस्टेंट हो गया, 0 टू एक्स। दो लिमिट ये दे दिया है पहले से, भी है ना, डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया, माइनस ई नॉट हुआ, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, और 0 टू एक्स वो तो सिंपल लिमिट से है ही, कोई दिक्कत है नहीं। तो v इजकल टू माइनस ई नॉट एक्स इसका आंसर होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रा सिंपल क्वेश्चन ही क्या होगा, आप अपने को दिखेगा। ठीक है, अब जरा इसको हटा लें तो फिर आगे क्वेश्चन देखें। क्या क्या बोर्ड पर तो जगह नहीं है किसी आगे क्वेश्चन देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय v इक्वल टू 4x प्लस 3y, v इक्वल टू प्रोवाइडेड है 4x प्लस 3y, ठीक है जी। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट 2, 1, p इक्वल टू 2, 1 पर मांग रहा है। चलिए पहले ex निकालिए जो माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा, y कांस्टेंट रहेगा तो 4 माना जाएगा, y का निकालिए, y का निकालिए, ठीक है जी, y का निकालिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x 0 हो जाएगा, y का 3 आ जाएगा, -4 और -3 आ गया, ठीक है जी। रिजल्टेंट e की बात करेंगे तो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। -4 -3 रिजल्टेंट 5, और ये प्लस माइनस 5 होगा। एक्चुअल में ये तो प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस, लेकिन लिया जाएगा -5 वोल्ट पर मीटर। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट माइनस है तो इनका रिजल्टेंट भी माइनस के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है जी। तो पूछ रहा है विल बी -5 वोल्ट पर मीटर। तो खैर अब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से बहस है तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछता तो हम लोग ऑप्शन में 11 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 1 दिया है, तो आप लोग -5 को टिक कर लें। यहाँ पर उसके साइन को कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है जी, साइन को कंसीडर नहीं किया गया है, ओके। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे जो फिगरेटिव है ना, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो ग्राफ बेस्ड है ना। तो जरा सा वीडियो लेंथ को कम करने के लिए ग्राफ पे पहले मैं बना लेता हूं, तब क्वेश्चन दिखाता हूं। तो आपके बोर्ड पर एक ग्राफ दिख रहा होगा, है ना। ग्राफ को मैं पॉज करके बनाया हूं जान करके, थोड़ा सा टाइम बचेगा, वीडियो लेंथ कम हो जाएगा। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस या पोजीशन जो भी कह लीजिए, उसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। जरा देख लीजिए इसको मीटर में दिया गया, इसको पोटेंशियल दिया गया वोल्ट में, है ना, इसको वोल्ट में, पोटेंशियल इन वोल्ट ऐसा दिया हुआ है। अब कहानी क्या है कि इस ग्राफ में दिया गया है कि 0 to 2 तक ये राइज करते हुए 5 वोल्ट तक पहुंचता है, फिर 2 से 4 तक ये पोटेंशियल इसका कांस्टेंट रहा है, फिर वहाँ से क्या होता है 4 to 6 मीटर पर जाकर के ग्रेजुअली डिक्रीज करके कम हो जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है पता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन सोन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 5 मीटर। चलिए 5 मीटर पर पूछ रहा है, कौन मीटर पूछ रहा है छोड़िए, मैं सब पर बताता हूँ, है ना, सब पर बताता हूँ। पहले देखिए 0 to 2 के बीच में, 0 to 2 के बीच में कोई भी पॉइंट इसका e इक्वल टू होता है v/r या dv/dr, माइनस में है प्लस में है उसको छोड़िए, है ना, माइनस v/r। तो आपका देखिए
कि पोटेंशियल कितना पहुंच गया, 5 का। dv बाई नहीं लिख रहा है, सीधे डेल वी लिख रहा है। चलो थोड़ा सा और क्लियर कर दे। E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर लिख रहा है, ठीक है। तो फाइनल का 5 है ना, फाइनल का 5 है और इनिशियल 0 है, इनिशियल 0 है। और डिस्टेंस 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो -5/2 वोल्ट पर मीटर, यानी -2.5 वोल्ट पर मीटर 0 से 2 के किसी भी पॉइंट पर, 1 पर बोले, 1.5 पर बोले, कहीं पर बोले, यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -2.5 वोल्ट कहा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल आप देखें तो 2 से 4 के बीच का है। तो 2 से 4 के बीच में अगर आप चलेंगे तो डेल वी इज़ 0, डेल वी इज़ 0। तो E चूँकि होना है माइनस डेल वी बाई डेल आर, अगर डेल वी की वैल्यू 0 रख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। 2 से 4 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। पोटेंशियल में कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 मीटर से 4 मीटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। अब तीसरा सेक्शन बनता है कौन सा, तीसरा सेक्शन बनता है आपका, तीसरा सेक्शन बनता है वो क्या, 4 से 6 का, 4 से 6 का, 4 से 6 का बनता है। तो 4 से 6 का बनता है। ऐसे सिचुएशन में 4 से 6 के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 4 से 6 के बीच में हम लोग कर ये सकते हैं कि देखिए 4 से 6 के बीच में E की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल आर कहेंगे, तो डेल वी फाइनल 0, इनिशियल 5/6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो -5/2 माइनस प्लस 2.5 वोल्ट पर मीटर। ये बन जाता है आपका क्या, क्वेश्चन का जवाब, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या, आज का सेक्शन, है ना। अब कल हम लोग प्योरली स्टार्ट करेंगे क्या, कॉम्पिटिटिव सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे फर्दर वो हम लोग प्योरली स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।